हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको यूपी टेट परीक्षा में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। देखो, सबसे पहला प्रश्न ये है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a+b+c/c का मान बताइए। देखो, इसमें हम कैसे इसको हल करेंगे वो हम देखेंगे। देखो, वैसे तो हम इनको जोड़ें, a का मान हम 3 मान सकते हैं, b का मान 4 और c का मान 7 इसमें रखें और हम इसमें जोड़ें और भाग कर दें, तब भी मान आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे लगाते हैं वो हम देखते हैं। देखो, ये बराबर हम के माना मान लेते हैं, तब हमारा a/3 बराबर के है, तो a बराबर आ जाएगा 3k, ऐसे b बराबर आ जाएगा 4k और c बराबर आ जाएगा 7k। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम लगाते हैं। वैसे लेकिन जब हमें ये क्वेश्चन पता रहता है तो हम के की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाद में के जाके कट जाता है। अब देखो, a का मान जब हम रखेंगे, a का मान 3k, b का मान 4k और c का मान 7k बटे ये c रखा है, इसका मान भी फिर हम रख देंगे 7k। अब हम ऊपर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14k बटे 7k। तो ये बाद में जाके के कट जाता है, तो 14/7 बराबर 2। तो इसलिए हम क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7 मान के भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। अगला देखते हैं। देखो, इसमें यह पूछा गया है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखो, अब हम एक चीज हमें पता है कि 5 जनवरी 1991 से लेकर हम 5 जनवरी, यानी कि यहाँ 5 जनवरी को हम छोड़ देते हैं। 5 जनवरी के बाद यानी कि 6 जनवरी से हम जब काउंट करेंगे, 6 जनवरी 1991 से लेकर 5 जनवरी 1992 तक हमारा एक साल हो जाएगा। एक साल यानी कि 365 दिन, और इसमें विषम दिनों की संख्या होती है 1। ठीक है। अब देखो, अब जनवरी में हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी में देखो, जनवरी में कितने दिन निकल गए, ये 5 दिन निकल गए, तो यहाँ पे बचे 26 दिन, तो यहाँ 26 दिन हो गए। फरवरी, अब देखो फरवरी 1992 में पड़ी है, तो 1992 जो है वो 4 से विभाजित है। 4 से जो सन विभाजित होती है 4 या 400 से, वो लीप वर्ष होती है। तो ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो इसमें हम 4 का भाग करेंगे, ये पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये लीप वर्ष में पड़ेगी, लीप वर्ष होगी। और लीप वर्ष के लिए फरवरी होगी 29 दिन की। ऐसे अब देखो, यहाँ हो गया 3 मार्च, और तो मार्च में हम कितने दिन चले, 3। अब देखो 26 में हम 7 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ विषम दिनों की संख्या 7 या 21, तो 5, यहाँ 7 चौक 28, 1 और यहाँ 3, तो ये टोटल कितने हो गए, 5, 6 और 3 9 और 1 ये हो गया, तो कितने हो गए, 10। अब 10 में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 7 का भाग देके जो बचेगा वो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3। अब हम 3 क्या करेंगे, शनिवार में हम जोड़ देंगे, तो शनिवार के आगे 3 दिन जोड़ेंगे, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा आंसर हमारा होगा, ये मंगलवार वाला आंसर हमारा सही होगा। तो हमने इसको समझ लिया, 5 जनवरी 1991 से लेकर 5 जनवरी 1992 तक एक वर्ष, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। उसके बाद हम जनवरी में कितने दिन शेष बचे, फरवरी में और मार्च में, सभी के विषम दिन हम निकाल लेंगे, और उस जोड़ने के बाद फिर हम विषम दिन निकालेंगे। 3 निकलेगा, 3 हम किसमें, शनिवार में जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो हमारा मंगलवार आंसर सही होगा। अगला देखते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 1/3 ये दे रखा है, -1/4 ये ब्रैकेट लगा हुआ है, भाग ऐसे दे रखा है। अब देखो, एक चीज यहां समझो, अगर इस तरीके कोई अगर संख्या, अगर नेगेटिव घात चढ़ी है, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो इनके अंश और हर को बदल देते हैं, y/x हम कर दें, तो यहाँ पर जो नेगेटिव घात होगी, ऋण लगा होगा, वो खत्म हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज किया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस लगा है, तो इसको प्लस करने के लिए 3/1 लिखेंगे,
पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4/1 2 हो जाएगा। अब देखो ये बंद कर दो, फिर इसके बाद ये देखो भाग, ऐसे ये 4/1 भाग 3, ये इसका मतलब ये हो गया। तो 3/1 का मतलब 3, 4/1 का मतलब 4 और 4/1 का मतलब 4। तो अब हम देखो क्या करेंगे, 3 पे पावर 3 माइनस 4 पे पावर 2, ये आ गया, फिर 4 पे घात 3। अब 3 पे घात 3 का मतलब होता है 27, तो 27 माइनस 4 चौकू 16 भाग 4 पे घात 3 का मतलब 64। अब देखो ये आ गया, 27 में से हमने जब 16 घटाया तो 7 में से 6 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, भाग 64। अब हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 11/64। तो 11/64 वाला आंसर हमारा सही होगा। तो ये रखा हुआ है 11/64। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान में रखें। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। देखो इसको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। कोई भी त्रिभुज तभी संभव होता है जब किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मान शेष 2 बची। जैसे ये मान लो कि ये त्रिभुज एक बना हुआ है, इसमें सबसे एक बड़ी भुजा होगी और 2 छोटी भुजा होंगी। तो सबसे बड़ी भुजा का मान शेष 2 भुजाओं के योग से कम होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का, अगर ये हमने लिए सबसे बड़ी भुजा, तो इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे वो इस बड़ी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव होता है। तो इस नियम का हम फॉलो करेंगे। तो समझ गए, किसी बड़ी भुजा का मान शेष 2 भुजाओं के योगफल से कम होगा तभी त्रिभुज संभव होगा। तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ी भुजा, देखो इसमें कौन सी है 6 है, और इसमें छोटी भुजा कौन कौन सी है 3 थी। इनका योग करेंगे तो 6 बराबर हो जाएगी, तो संभव ही नहीं, इसको हटा दो। अब देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 6.3, और ये दोनों भुजाएं ऐसे बची हैं। अब जब हम इनका योग करेंगे 5.9 और 4.6, तो 9 6 15, ये कितना हो जाएगा 10। अब देखो ये सबसे बड़ी भुजा और इन दोनों भुजा शेष 2 भुजाओं का योगफल कितना हो गया 10.5, यानी कि ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भुजाएं रखी होंगी तो त्रिभुज बनना संभव होगा। तो अगला हम देखते हैं, तो ये वाला 94 का दूसरा सही होगा। अगला देखते हैं, अब देखो ये दे रखा है, इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2 क्रम होते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में कब कौन सा पद रखते हैं, अवरोही क्रम में कौन सा पद रखते हैं, इसको समझने के लिए देखो आरोही ये लिखा है, अवरोही। अब देखो आरोही में 3 अक्षर, अवरोही में 4 अक्षर। तो इससे हम थोड़ा आइडिया ये लगाएंगे कि आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा पद लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। अवरोही में क्या हो गया, बड़ा है ये, तो बड़ा पद सबसे बड़ा पद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमें कौन सा लिखना है, आरोही क्रम में सबसे छोटा पद लिखना है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका मान हो गया 3 पे घात 1/2, ये हो गया 4 पे घात 1/3, और ये हो गया 5 पे घात 1/4। अब देखो यहां ये 2 लिखा हुआ है, 2 3 4, 2 3 4 का हम क्या कर लेंगे, लासापा ले लेंगे। लासापा 2 3 4 का कितना निकलेगा 12। अब 12 का क्या करेंगे, ये जो भिन्न रखी है इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो 12/2, 12/3 और 12/5 पे घात 12/4। तो ये आ गया 3 पे घात 6, ये आ गया 4 पे घात 4, और ये आ गया 5 पे घात 3। ये देखो जब हम करेंगे तो ये इतना आएगा 9 × 9 × 9, तो ये 729 आ जाएगा। 729 ये आ गया, ये आ गया 4 चौकू 16 और 16 निम्मा 16 का गुणा 16 में करेंगे तो आएगा 256, और ये आ जाएगा 125। अब देखो हमें सबसे छोटा पद कौन सा है, हमारा ये वाला है, ठीक है। ये सबसे छोटा पद पहले लिखेंगे, फिर देखो ये, फिर उससे बड़ा तो ये लिखेंगे, और सबसे बड़ा पद ये लिखेंगे। तो पहले कौन सा लिखा होना चाहिए, ये वाला पद लिखा होना चाहिए। देखो इसमें लिखा है
इसमें तो लिखा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये देखो, इसके बाद ये लिखा, इसके बाद ये लिखा, तो हमारा कौन सा सही होगा? तीसरा हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, देखो अब देखो, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति, अब देखो केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या है, ये माध्य आता है, माध्यिका है, बहुलक है, ये सब केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं, मापक हैं। अब देखो कोई अवरोही क्रम में कोई अगर लिखा हुआ, अवरोही क्रम का मतलब है पहले बड़ा लिखा हुआ है और फिर छोटा क्रम, जैसे हम ले रहे हैं 6 से स्टार्ट करना है, 6 5 4 3 2 1। अब देखो, अब हम तीन चीजों पे याद कर रहे हैं, माध्य यानी कि औसत, समांतर माध्य, माध्यक, माध्यक का मतलब हो गया माध्यिका, और बहुलक का मतलब हो गया पदों की, पद कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन किसकी बहुलता है। तो अब देखो, अगर इनके प्रेक्षण दोनों छोरों से ये प्रेक्षण हटा दिए जाएं तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? अब देखो, अब समांतर माध्य जो होता है उसका मतलब क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब देखो योगफल घट जाएंगे और पदों की संख्या घट जाएगी तो माध्य परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्य परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो, अब माध्यिका देखो, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का मतलब ये होता है जो मध्य में पद पड़े। अब मध्य में पद कैसे पढ़ सकता है? जब पदों की संख्या विषम होती है और सम होती है। तो कैसे? विषम होती है तो हमें बीच का पद दोनों तरफ समान मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें विषम सम होती है तो हमें बीच के दो पद मिलते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी दो पद करोगे, इसमें देखो, ये देखो 6 1 7, ऐसी 5 7, ये 7, तो माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यिका से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी आप पद हटा देंगे तब इस पर माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माध्य पे पड़ेगा। अब बहुलक देखो, बहुलक का मतलब बहुलता। अगर हमने 6 5 4 4 3 3 ऐसे 2 1, अगर हम किसी पद को यहाँ जैसे 1 1 ले लें, अगर इसकी, अगर हम ऐसे इसको ले लें, यहाँ पर देखो 1 2 बार आया, 3 2 बार, 4 बार, 5 1 बार, देखो ये 4 2 बार है, 3 2 बार, 1 2 बार। अगर हम इनको हटा दें, ठीक है, तो देखो पद हट जा रहा है, पदों की संख्या जो है वो कम हो रही है, तो बहुलक पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखो माध्यिका पर सिर्फ नहीं प्रभाव पड़ेगा और दोनों माध्य और माध्यिका पर पड़ता है, सॉरी माध्य और बहुलक पर पड़ता है, माध्यिका पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब हम यही देखेंगे, देखो माध्य माध्यक क्योंकि कौन से मापक प्रभावित होंगे, तो माध्यक ये तो नहीं होगा। अब देखो बहुलक तो होगा, इसमें जे आ गया तो ये तो होगा ही नहीं। अब माध्य और बहुलक, देखो माध्य और बहुलक इसमें आ गया, इसलिए यही हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्यिका, ये माध्यिका लिखा हुआ है, माध्यिका पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, दोनों पर से हटा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतनी रहेगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। माध्य, समांतर माध्य भी बदलता है और बहुलक भी बदल जाएगा, सिर्फ माध्यिका नहीं बदलती है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अब देखो 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखो ऐसे बना हुआ है, फार्मूला आप लोग ना याद करें, देखो 1 2 3 और ये ऐसे ऐसे, इसको भी काट लो, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब ये कह रहा है कि इनको रंग दिया गया, तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि सिर्फ एक सतह ही रंगी हुई हो। तो अब देखो एक सतह जो यहां पर होगी, ये वाली, ये दोनों सतह जो होंगे, जो घन होंगे, उनकी दोनों सतह होंगी वो रंगीन होंगी, और जो रंगीन नहीं होंगी वो कौन सी होंगी? ये वाले होंगे, एक सतह वाला। देखो
तो पहले तो हम एक फलक पर हम देख लें कितने घन ऐसे मिल रहे हैं जिनकी एक सतह सिर्फ रंगीन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक फलक पर 9। और फलक कितनी होती हैं? कोई भी घन होता है उसकी फलक 6 होती हैं, यानी जो पृष्ठ होते हैं वो 6 होते हैं। तो इसमें 6 का गुणा कर दो आप, तो 9 छक्का 54। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? 54 आंसर सही होगा इसका। अगला देखते हैं। देखो पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए हम कोई भी फार्मूला याद नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। चाहे पंचभुज आ जाए, चाहे अष्टभुज आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो अब हम ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कोई भी आकृति है उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कितना होता है? 360। तो ऐसे ही देखो ये पंचभुज ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से समपंचभुज बना हुआ है। तो इसके अंतः कोण जो है ना, ये कोण जो है, अगर हमें पता चल जाए तो हम इनका योग कर लेंगे और हम उनका योग, तो हम अंतः कोणों का योगफल हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, देखो इसमें जो भी है इसकी जो बाह्य कोण ऐसे ये निकले, ये कोण, ठीक है, ये कोण, इनका योग 360 है। ठीक है, तो 360 है, 5 भुजाएं हैं, तो हम पहले 5 का भाग इसमें दे दें। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो ये 72 हो गया। अब एक रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो अब देखो एक रेखा 180 अंश कोण बनाती है, तो यहाँ कितना बचा? 108 अंश। कितना बचा? 108। और सभी कोण समान है, तो 108 108 सभी होंगे, तो 108 में हम क्या कर देंगे? 5 का गुणा कर देंगे, तो 8 5 40, 540। इस तरीके से कोई भी फार्मूले की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं। तो कौन सा होगा? 540। देखो ये वाला सवाल है, देखो एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या है? ज्ञात करो। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले तो हम x मान के कर सकते हैं कि खंबे की जो लंबाई है वो x मीटर है। ठीक है, x मीटर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, मीटर दे रखा है। अब देखो 4/7 भाग है, कीचड़ में धंसा है, तो हम इसका ये इसकी लंबाई तो पूरी है ये, तो ये x गुणे 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो इसका 1/3 भाग खींचा जाता है। तो अब क्या करेंगे? x गुणे 4/7 का 1/3 भाग, तो कितना हो जाएगा? x 4/7 21, तो इतना भाग अब जो है वो क्या कर लिया जाता है? बाहर खींच लिया जाता है। देखो इतना भाग है वो बाहर खींच लिया जाता है। अब देखो था तो इतना बाहर भाग खींच लिया जाता है, तो अंदर कितना अब बचा? तो अब अंदर के लिए क्या करेंगे? तो 4x/7 माइनस, अब हमने ये बाहर खींच लिया तो कितना हो गया? 4x/21। ठीक है, ये तो अब हम क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे 21, और यहाँ 7 या 21, तो 12 आ जाएगा। 12x माइनस 4x, तो कितना आ जाएगा? 8x 21। ये भाग है वो अभी भी कीचड़ में है। अब ये इसकी लंबाई कितनी है? वो 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। तो इसको हम काट देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 21। तो जो खंबे की लंबाई है वो 21 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 21 मीटर। अब लेकिन देखो, अब इस तरीके से जब हम निकालते हैं तो इसमें बहुत समय लग जाता है, तो इसको समय को बचाने के लिए हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे। देखो जब भी कभी भिन्न के रूप में दे रखी हो कोई चीज, ठीक है, ये देखो ये रखा हुआ है, तो ये हर का लघुत्तम ले लेंगे। हर का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 21। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो खंबे की लंबाई है वो 21 मीटर है। ये 21 मीटर खंबे की लंबाई है। ठीक है, 21 मीटर। अब देखो ये कह रहा है 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो कीचड़ वाला भाग कितना हो जाएगा? 21 का 4/7 भाग, तो 7 या 21, तो ये 12 मीटर भाग धंसा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि 1/3 भाग बाहर खींच लेता है, तो 12 का 1/3 भाग तो बाहर खींच लिया, तो कितना? 3 चौको 12, तो 4 मीटर उसने बाहर खींच लिया। 12 मीटर था
और 4 मीटर बाहर खींच लिया। अब कितना बचा? 8, मान लो 8 मीटर बचा। ठीक है, अब यही क्या कह रहा है, 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 8 आ गया, हो सकता है 8 यहाँ ना आता, तो हम यह क्या करेंगे, ये वाली संख्या है वो इसके बराबर कर देंगे, 8 बराबर 8 के। तो अब हमने कितनी मानी थी, 21 मानी थी इसकी, तो 21 बराबर कितने को हो जाएगा, तो 21 बराबर 21 के हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 आ गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता था, यहाँ पे और भी संख्या आ सकती थी। तब तुम्हें क्या करना होता है, एक एक नियम से हमें निकालना होता है। जैसे यहाँ 3 आता, तो 3 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 8/3 के, तो 21 बराबर, तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते थे। तो यहाँ 8 मीटर आ गया, वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन 8 नहीं आ सकता है, तब भी आप ऐसे इसके बराबर करेंगे इस चीज के। तो इस तरीके से जब हम निकालते हैं तो ये जल्दी निकल आता है। अगला देखते हैं, देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, A + B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 12 और 12 है, 15 है और 20 है, तो इनका हम जब ले लेंगे एलसीएम तो आएगा 60। फिर हम क्या करेंगे, 12 का भाग इसमें करेंगे, तो 12 पंचे 60, तो 5 आ गया, 15 चौकू 60, ये आ गया, और 20 तियां 60। इसका मतलब ये हो गया कि जो A + B है वो एक दिन में 5 भाग कर रहा है, B + C कितना कर रहा है, 4 भाग कर रहा है, और ये तीसरा C + A उस काम को एक दिन में 3 भाग कर रहा है। तो अब हम यहीं से थोड़ा निकालते हैं, तो A + B + C हमने सबको जोड़ लिया, इनको और इनको और इनको, तो आ जाएगा 2A + B + C, ये कितने दिन में कर रहे हैं, देखो 5 4 9 3 12। ठीक है, तो A + B, अब देखो A + B कितने दिन में करेंगे, 6 भाग करेंगे एक दिन में, एक दिन में कितना करेंगे, 6 भाग करेंगे। अब देखो हमें निकालना कितना है, A का निकालना है, तो B + C का हमें पता होना चाहिए। तो B + C कितना कर रहे हैं, देखो B + C ये कर रहे हैं, ये वाला 4 भाग कर रहे हैं, तो B + C जब 4 भाग कर रहे हैं तो A कितना भाग करेगा, 6 - 4 बराबर 2 भाग। ठीक, जब एक दिन में 2 भाग कर रहा है तो 60 भाग कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, तो हम 60 में 2 का भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 30 दिन। एक तो ये इस तरीके से हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, A + B का एक दिन का काम बराबर 1/12 भाग, B + C का एक दिन का काम 1/15 भाग, C + A का एक दिन का काम 1/20 भाग। फिर इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने से क्या आएगा, A + B + C, इनको ऐसे हम जोड़ लेंगे, 1/12 और 1/15 और 1/20। फिर इनको हम क्या करेंगे, जोड़ के करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, A का मान निकालना है, तो B + C के एक दिन का काम हम निकाल के इसमें से घटा देंगे, तब हमारा मान A का निकल आएगा। तो A का मान कौन सा आएगा, ये 30 वाला आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो अब हमें ये भिन्न का मासापा निकालना है, कभी लासापा भी आता है, तो हमेशा ध्यान रखो मासापा निकलवाएगा तो अंशों का मासापा, हरों का लासापा। अगर लासापा आ जाए तो अंशों का लासापा और हरों का मासापा, इस तरीके से उल्टा होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इसमें। तो अब देखो 14 42 और 21 का मासापा कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, कितना निकलेगा, 7। और जब हम इनका लासापा निकालेंगे, तो अब देखो एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ 7 ऊपर पहले ही रखा हुआ और कहीं रखा नहीं है, तो हमें इसका एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम खाली ऊपर का मासापा निकाल लेंगे, तो मासापा इनका 7 आएगा, तो ये 7/330 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लासापा, पहले मासापा निकालें फिर लासापा निकालें, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई आंसर दे नहीं रखा है, तो इसलिए हमने यही वाला लगा दिया, यही आंसर होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये जो है फार्मूला वो A + B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB, इस फॉर्म पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये रखा हुआ है, तो A² + B² बराबर हमें 7 मिलना चाहिए, और
अंडर रूट सॉरी ए बी बराबर हमें इतना मिलना चाहिए, तब हम निकालेंगे कौन सा होगा। देखो अब पहला वाला रखो, इसमें अंडर रूट 6 का वर्ग 6 आ जाएगा, फिर 1 7 आ जाएगा, लेकिन जब इनका गुणा करोगे तो 10 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही देखो इसका 2 का 4 आ गया, फिर 5 तो 9 हो गया, हटा दो, ये भी नहीं होगा। ऐसे देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 अंडर रूट 5 का वर्ग 5, तो ये 7 हो गया, और इन दोनों का गुणनफल भी अंडर रूट 10 मिल रहा है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो अब देखो क्या, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। देखो एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक क्या है वर्ग है ऐसा, और इस पे एक ऐसे एक त्रिभुज बना दिया गया। अब एक उभयनिष्ठ हो गई। अब एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर हो, 4/3 सेंटीमीटर ये है लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप बताना। अब देखो परिमाप, अब देखो इसमें अब परिमाप क्या होता है कि परिमाप अगर हम यहाँ कहीं पे भी एक जगह खड़े हो जाएं फिर वहीं पे ही आ जाएं तो ये क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। इसे हम यहाँ पे आ गए तो ये जो दूरी तय की है यही परिमाप होती है। अब देखो अब ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो 4/3 ये भी हो जाएगी, 4/3 ये भी हो जाएगी, 4/3 ये भी हो जाएगी, 4/3 ये भी, सभी 4/3 हो जाएंगे। लेकिन अब हमें कौन सी जोड़नी है, अब हमें ये जोड़नी है, ये जोड़नी है, ये, तब हमारा यहाँ परिमाप निकलेगा। तो हमने कितनी भुजाएं चली, तो 1 2 3 4 5, तो 4/3 गुणे 5 का हम गुणा कर देंगे, यही परिमाप हो जाएगा हमारा। तो 5 चौको 20/3, तो तिछक 18, 2/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों कौन सा आ जाएगा हमारा, समझ लिया। देखो एक ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और ये कॉमन है, तो इसकी वर्ग की भी भुजा हमें पता चल जाएगी। तो हमें परिमाप निकालने के लिए यहाँ से घूम के यहीं पे आना है, तो हमने जितनी दूरी तय की है वो हमें निकालनी है। तो वो दूरी कितनी है, वो सभी समान है, तो 5 बार हम दूरी रेखाएं चले, तो ये 4/3 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 6 से ही 2/3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, देखो अब ये देखो क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हमने ये देखो ये वाला पहला ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगला हम देखते हैं, देखो अब देखो 99 दे रखा है। अब 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 99 का हमें फैक्टर करने पड़ेंगे ऐसे, जिनका हमें विभाज्यता का नियम हमें पता हो। तो 99 के विभाज्यता का नियम एक 9 गुणे 91 हम कर दें, तो ये 9 का भी हमें विभाज्यता का नियम पता है और 11 का नियम भी पता है। अब 9 का नियम क्या है, अगर यदि कोई संख्या लिखी हुई है, यदि उसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। 11 का नियम क्या है, सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 9 से देखते हैं, 9 से कौन कौन सी संख्या है। देखो 9 से कौन कौन सी, देखो 1 2 6 3 9 और ये 9 हो गया इसका, ठीक है। 3 5 8 और 15 और 15 और 2 17 और 21 और 27 हो गया ये। अब देखो 10 13 और 10 23 और ये 25 हो गया, ये तो नहीं होगी। 1 3 5 9 9 ये काट दो, 9 ये कट गए, ये भी 9 से विभाजित है। अब हम ये देखेंगे कि ये तीन संख्याओं में 11 से कौन कौन विभाजित है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, देखो इस तरीके से, देखो 1 4 5 और 4 9। अब ये देखो 3 1 4 5 9, तो ये 9 ये संख्या कौन सी होगी, ये देखो संख्या ये 11 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो है वो 99 से भी विभाजित होगी। और इनमें और जो संख्या दे रखी है वो 11 से विभाजित नहीं होंगी। ऐसी देख लो, ये वाली भी देख लो, देखो 7 और 3, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 6 20 आया इसका। अब देखो इधर वाली 5 2 7, अब इसमें 7 घटा देंगे तो ये 13 बचेगा, तो ये भी नहीं होगी। ऐसे इसको भी ऐसे देख सकते हैं, देखो
6 9 15 और ये कितना आया देखो 3 और 7 10 10 और 2 12 तो ये देखो 12 यहाँ 3 आ गया। तो कौन सी हमारी बची? यही बची, यही है संख्या जो 99 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला देखते हैं, देखो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान निश्चित नहीं है, इसलिए ये अपरिमित है, यानी एक सीमा में बंधी हुई नहीं है। अब पाई का मान हमें अनंत तक ज्ञात होता है, उसका मान सटीक हमें नहीं पता है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो दे रखा है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों तरफ जो है हम घनमूल ले लें, और या तो हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लें। कैसे? देखो, दो तरीके से किया जा सकता है। तो 10 की वैल्यू ले कैसे निकालेंगे? 10 बराबर लिखेंगे 125 पे घात 1/3x। देखो ये इस तरीके से जो यहाँ पे चढ़ी होगी वो बटे में आ जाती। अब हमें चाहिए 10 पे घात -2 है, तो हम दोनों की तरफ हम क्या कर लें? 10 पे घात -2x ऐसे ही यहाँ पे कर लें। तो ये आ गया 125 पे घात, इस पे हम चढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा -2x/3x। ठीक है, देखो ऐसे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो एक चीज है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका हम घनमूल ले सकते हैं। इसका हम घनमूल ले लें तो कितना आ जाएगा? देखो x, तो ये तो मान आ गया। जब 125 का हम घनमूल लेंगे ये, तो इसको हम -2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 गुणे 1/3। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लें तो इसका मान 5 पे घात -2 आ जाएगा। अब देखो, जब भी कोई भी घात चढ़ी हो, नेगेटिव चढ़ी होगी, तो हम उसको प्लस कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 1 में लाके 5 पे घात 2 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/25। तो अब देखो 1/25 का मान ये रखा हुआ, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। और या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको प्लस कर दें फिर इसको बदल देंगे। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 1/25, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो अगला है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। देखो, हमने आपको एक चीज देखो, ये इस तरीके से देखो, यहां पर होता है भाज्य, यहां होता है भाजक, और यहां होता है भागफल, और ये होता है यहां पर शेषफल। तो अब देखो, इनसे क्या एक फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो, ये इससे फार्मूला हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो भाज्य बराबर हमारा कितना है? इतना, और भाजक हमें क्या निकालना है, तो हमने x रख लिया इसकी जगह। भागफल कितना है? 167 है, और प्लस शेषफल कितना है? 43 है। अब देखो, हमें जब x का मान निकालना तो ये इस पे घटाना पड़ेगा। जब हम इससे 43 घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखो, यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 3 0, 16,032। अब ये 16,032 क्या करना है? ये इसके बराबर हो जाएगा 167x 16,032। अब हमें x का मान निकालना, तो ये 167 है वो नीचे आ जाएगा, यानी 167 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो 167 से हम भाग करेंगे इसको। देखो, 167 में इतने में भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा? देखो, भाग का नियम क्या है कि अब हमें 167 का आता है। पहले देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 छोटा है, तो इतने तक ले लो यहाँ। तो अब देखो, अब हमें 16 का पाड़ आता है, 7 यहाँ छोड़ दो, यहाँ 3 छोड़ दो, तो 16 निम्मा 144 होता है। तो 167 में पहले हम 9 का गुणा, 9 7 63, 6, 16 निम्मा 144, तो कितना आ जाएगा? 150। तो इतना आ गया 16 निम्मा 144। देखो 109 आ रहा है कहीं इसमें, 144 लेंगे तो 150 और 3 आ गया।
तो इस घटा दो, इतना बचा। अब यहाँ 2, अब देखो, अब यहाँ ऐसे यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। 16 पंचे 100 96, तो 6 सत्ते 42 और 16 पंचे 100 96 और 400, तो ये हो जाता। तो हमें कितना मिला? 96 मिला। तो हमें 96 पे आंसर टिक करना होगा। तो ये हम इसको हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखो अब देखो 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या बताइए। देखो अब अभाज्य हम 50 के नीचे लिखेंगे। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, फिर 31 37 41 43 और 47, कितनी लगभग ये 15 आती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे अभाज्य हैं। तो इन्हीं की संख्या पूछी गई। तो कितनी संख्या हो गई? ये 15 हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला ये है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना। अब दो संख्याएं हैं x और y, ऐसे मान लो x और y, जिसमें x बड़ी है। तो ये कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना। तो बड़ी संख्या का दोगुना हम कर दें तो 2x हो गया, और छोटी संख्या का 5 गुना कर दें, छोटी संख्या का 5 गुना कर दें, तब ये कौन, ये है ना 3 ज्यादा है। तो ये 3 ज्यादा, तो यहाँ बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बड़ी संख्या का 4 गुना 4x और छोटी संख्या का 3 गुने, छोटी संख्या का 3 गुना कर दें, तो इनका योग जो है वो 71 होना चाहिए, ये कह रहा है। अब देखो, अब इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो समीकरण वाइज हल कर सकते हैं, या इनके मान रख के हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो मान हम रखेंगे, तो इसमें कोई 43 x की जगह रखेंगे, 8 y की जगह रखेंगे। ऐसे ही दूसरा रखेंगे जो हमारा दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो ही हमारा आंसर होगा। अब हम इसको वैसे हल करते हैं, इसको समीकरण वाइज। देखो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इसमें 2 का गुणा हम करे दे रहे हैं। तो जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x 10y बराबर 6। अब यहाँ 4x और प्लस 3y बराबर 71 है। देखो जब हम इनमें से घटा देंगे ऐसे, तो ये देखो ये 13y हो गया माइनस का, और ये हो गया 65। तो 13 और माइनस माइनस, ये माइनस का ही आएगा यहाँ पे माइनस, तो 13 ये कट जाएंगे, 13 पंचे 65। तो y का मान हमें 5 प्राप्त, y का मान है वो 5 प्राप्त हुआ। अब y का मान कहाँ रखा है? 5, ये रखा है, एक ही जगह रखा हुआ, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखो ये रखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बताइए। ये कह रहा है दोनों दो हैं वर्ग, एक ये वर्ग है और ये एक आयत है। ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, देखो ठीक है, ये 8 है, और उस आयत का क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 है। इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी चौड़ाई नहीं दे रखी है, और इन दोनों का क्या है? क्षेत्रफल बराबर है इन दोनों। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 8 गुणे 8, और इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 दूनी 16, 2 चौकू 8, तो x बराबर कितना आ गया? 4 मीटर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखो ये देखो दे रखा है क्रैमूल, सीपी बराबर है एसपी के सीपी क्रैमूल और एसपी विक्रैमूल का 3/2। तो हम इसको नीचे ले आएंगे, तो सीपी बटे एसपी बराबर 3/2। देखो ये 3/2 आ गया। अब इसमें क्या है? सीपी क्रैमूल ज्यादा है, विक्रैमूल कम है, तो हानि होगी। अब हानि कितनी होगी? हानि कितनी हुई यहाँ पर? 1 रुपए की। तो हम हानि गुणे 100 बटे क्रैमूल, जब हम 100 में 3 का भाग करेंगे तो 33 सही 1/3 प्राप्त होगा। तो ये वाला आंसर हमारा प्राप्त होगा। अगला देखते हैं। देखो
अब देखो 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 12 से हम भाग दें इसे, ठीक है। तो 12 से हमने भाग दिया, 12, 10 और 12, ठीक है। 12 एकम 12 हटा दो, शेषफल की बात हो रही तो इसको, ठीक है, इसको 10, 101 उतार लो, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमें शेषफल की ज्ञात करना, तो 12 12 12 12 पंजे 60 62 64 बाटे 96, 96 यहाँ लिख लो। तो 4 5 यहाँ बचे, 52 हुआ। तो 5 चौक 48 यहाँ, तो यहाँ 4 बचा। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जब हमने 12 भाग करेंगे यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ भाग खाई बिंदी भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आगे हम देखेंगे कौन सा होगा हमारा, ये वाला आंसर होगा। अब देखो देखो इसमें देखते हैं हम कि ये हमें क्या है, गुणनफल में इकाई का अंक याद करना है। देखो इकाई का अंक जब भी 2 या 2 डिजिट आएगा तो हम ढाई वाले को छोड़ देंगे, इकाई वाले को ही पकड़े रहेंगे। देखो कैसे, देखो 2 नेम 18, तो ये वाला छोड़ दो। अब 8 यहाँ चलेगा, 8 यहाँ 8 रहा, 8 छंग 48। अब 8 यहाँ रहा, तो 8 टू 64, तो 4 8, देखो 4 आया, यहाँ 64 आया, तो हमें इकाई का अंक लेना है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाला आंसर हमें देखना है, यदि आंकड़ों का माध्य, यहां माध्य का मतलब है समांतर माध्य, ये क्या है, माध्य का मतलब है समांतर माध्य, उसका माध्यक क्या होगा, यहां माध्यक का मतलब है माध्यिका। माध्यिका में क्या होता है कि आरोही क्रम में और या अवरोही क्रम में रखते हैं, तो मध्य में कौन सा पद आता है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो तो दिए आंकड़ों का मध्य यदि 4.5 है तो उसका, अब देखो हमें इसका फार्मूला लगाना है। तो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल, योगफल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये होता है। अब हमें इन सभी पदों का योगफल करना है। इन पदों को जब हम जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 19, 8 27 और 9 36, 36 और 36 4 40 और 42, तो 42, ये देखो ये 42 आ गया। तो हम क्या रखेंगे, देखो ये रखेंगे यहाँ पे 4.5 और 42 प्लस x बटे पदों की संख्या है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10। अब देखो जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा, फिर इधर 42 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ 3 आया, देखो यहाँ 3, जो x का मान आया 3। अब हमें देखो माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका के लिए आप कोई भी क्रम रख लें, चाहे आरोही क्रम रख लें चाहे अवरोही क्रम रख लें, तो हम एक क्रम रखेंगे। देखो अब हम पहले छोटे से रख रहे हैं, तो 1, फिर 2, देखो 1 यह कट गया, 2 2 कहीं नहीं है, फिर 3 3 है और कहीं है नहीं है, फिर 4, देखो 4 काट दो। अब देखो 5 5 ये है, 5 ये है, तो 5 2 बार, फिर 7 2 बार। अच्छा ये 3 भी आया, सॉरी ये 3 यहाँ लिख लो, ये 3 और था, ठीक है 3 ये हमने, ये भी काट दो 3, और फिर 8। अब देखो कितने पद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 हो गए। अब देखो माध्य पद कौन सा होगा, माध्य पद का मतलब यहाँ क्या है, सम है, पदों की संख्या सम है। तो अब पदों की संख्या कम है तो n पद, देखो और प्लस ये आएगा, देखो हाँ n/2 पद और an+1 का आधा, ये होता है। देखो यहां पर कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये पद हम ले लिया। अब देखो अब n+1, ठीक है, अब n+1 यानी कि 10, सॉरी यहाँ 1 होगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2 होता है। तो अब देखो इसमें
हमने जब किया तो 10 पद रखा तो ये 5 आ गया। ऐसे ही यहाँ 5 आया फिर 6, तो ये पद कौन सा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, तो ये 4 और 5 दोनों पद हम जोड़ेंगे फिर इनको, तो 4 + 5/2, तो कितना आ जाएगा 4.5, ये 4 मतलब 5 आ जाएगा। फिर इसको समझ लो कि हमने x का मान निकाल लिया, फिर माध्यिका निकालने के लिए अवरोही क्रम या आरोही क्रम रखते हैं। अब देखो यदि पदों की संख्या विषम है तो हम क्या करेंगे, n+1/2 वह पद हो जाएगा हमारा, और यदि पदों की संख्या सम है तब हम क्या करेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, यानी उसके आगे वाला पद जो होगा अब बटे 2 कर देंगे। तो ऐसे हमने, अब देखो 10 है तो 10 का आधा कितना हो गया, 5वां पद, और फिर छठा पद आगे वाला पद, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उनका आधा कर देंगे, तब हमें आंसर कौन सा मिलेगा, ये वाला हमें आंसर मिलेगा। अगला देखते हैं, देखो सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है, ये फिशर को जाता है। किसको जाता है, ये R.N. फिशर को। अब देखो त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DEF हैं, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो अब ये दे रखे हैं इस तरीके से, ये एक त्रिभुज दे रखा है और इससे पूछा गया है। इसमें दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ कर लो, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब देखो इसकी भुजा 2a है, ये 2 है, तो ये a हो गई, ये a हो गई, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये a हो गई, ये a हो गई। ऐसे देखो ये है, ये है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज ऐसे देखो, ये वाला, ये देखो ये 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, ठीक है। अब देखो जब ये 60 अंश है, अब ये जब इसके मध्य बिंदु से मिली है तो ये इसकी पैरेलल रेखा हो जाती, तो ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा। ऐसे ये सभी 60 अंश के कोण बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये सर्वांग सम हो गए। ऐसे ये सर्वांग सम हो जाएंगे, ऐसे ये सर्वांग सम हो जाएंगे। जब ये हो जाएंगे तो ये 60 है, ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। ऐसे ये 60 है और ये 60 है, ये वाला 60 है, तो ये भी 60 हो जाएंगे। तो सभी 60 के निकलेंगे, तो ये सब 5 जो 4 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हो गए। कौन से, ये समबाहु त्रिभुज हमें सर्वांग सम प्राप्त हो गए, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए जिनकी भुजा a है। अब देखो, अब इसका ये पूरे त्रिभुज का कितने भाग है, इसकी भुजा a है और ये भुजा कितनी है, 2a है। तो अब देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये इस तरीके से होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखो जब हम भुजा का स्क्वायर यहाँ a² रखेंगे और यहाँ 2a² का होल स्क्वायर रखेंगे, तो अब देखो 4a² आ जाएगा। तो इसके हम जब तुलना करेंगे तो ये 4 गुना हो गया, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें समबाहु त्रिभुज होना जरूरी है, तो समबाहु त्रिभुज थोड़ा करेक्शन इसमें कर लें। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप ये वाला आंसर लगा लें, इसमें ये संबंध होगा इसमें। अगला देखते हैं, देखो दो संख्या है x और y, इनका अंतर ये बता रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। देखो व्युत्क्रम ये हो गए, जब हम इनको हल करेंगे तो x डिफरेंस y जो बड़ा उसमें से घटा लेंगे और दोनों का गुणनफल, तो यही आ गया। तो ये कितना आ गया, 5/36 आ जाएगा। ये अंतर हो गया तो 5/36 ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ये है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभामान कौन थे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हम करेंगे। अब देखो अगला, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है। ये 4 दीवारें हैं, जैसे इस तरीके से बना होता है, ये ऊपर वाला बॉक्स ढक्कन और नीचे वाली तरी हम छोड़ दें, वो जो दीवारें रहेंगी उनका क्षेत्रफल ये बता रहा है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो 2
लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होता है, बराबर इतना हो गया। देखो ठीक, अब देखो लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, अगर लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, अगर हमने इसको x मान लें ये 2x हो जाएगी, तो 2 यहाँ रखेंगे, ये 2x गुणे x बराबर और गुणे h बराबर कितना, h बराबर रखा है यहाँ 11, यहाँ 11 रखा है, तो कितना 2x इंटू प्लस x और गुणे 11 बराबर इतना, तो हम काट देंगे इसको, 11 छंगा 66, 60 आ गया, 2 से काट दिया इसको 30 आ गया, तो और 3x बराबर हो गया 30, तो हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब देखो हमें क्या निकालना है, उसकी छत का क्षेत्रफल निकालना है। छत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 2x है, 2x और चौड़ाई है x, तो ये हो गई 20 और ये हो गई 10 और इन्हीं का गुणनफल करना है, तो ये कितना हो जाएगा 200, क्योंकि आयत दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, आयत का हो गया, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम कितना कर देंगे 200 आंसर पर टिक कर देंगे।